जुलाई है, बारिश होती है, आपने देखा होगा एकदम पौधों में जान आ जाती है। तो कोई वो पानी बरसता है, खाद थोड़ा ही बरसता है, लेकिन उससे ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ता है सबसे ज्यादा। अगर ह्यूमिडिटी किसी पौधे को नए को बनानी है तो 50-60% से कम नहीं होनी चाहिए। और हमारे इस एरिया में जो ट्रॉपिकल रीजन है, इसमें ह्यूमिडिटी अगर आप जून और मई में देखेंगे तो 20% से भी कम हो जाती है। अब आप बताइए कि 45 टेम्परेचर हो रहा है तो वो क्या करेगा, जितना भी नमी होती है उसको जला देता है। अब वो जलाता है तो इससे क्या होता है, पौधों में फर्क पड़ता है। तो आपने देखा वो पौधे ही जल जाते, बर्न हो जाते, बहुत सारी पत्तियां जो है पौधों में। तो ये जो समस्या है, इससे जूझने के लिए हमने ऐसे समय चुने हैं कि जब बहुत ज़्यादा तापमान कम ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि कम तापमान में भी पौधों की ग्रोथ वृद्धि रुक जाती है। तो इसलिए आप सितंबर अक्टूबर का महीना लगाइए, और उधर आप जाएं तो फरवरी मार्च, धीरे धीरे सर्दी का असर कम होता रहता है और गर्मियों का शुरुआत हो जाता है। आप उस समय आप डीहेडिंग करिए अपने पौधों। अगर आपने सितंबर अक्टूबर में कर दिया तो पूरा सर्दी का महीना उसमें फ्रॉस्ट से वो सारा मर जाएगा जो आपने कट किया है। अब जैसे इंसान का है, कोई चोट लग जाती है, अगर आप उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे तो उसमें क्या बन जाता है, टेटनस बनने के चांस है और भी कोई बीमारी बनने के चांस है। इसलिए सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देखता है, उसको सही से दवा लगाता है, स्टेलाइज करता है और बंद कर देता है, ताकि बाहर के जितने भी रोगाणु हैं उससे उसमें कोई नुकसान न हो। ऐसे ही पौधों में होता है कि अब पौधा सही सलामत खड़ा हुआ है, उसका डैमेज होने का मेन कारण क्या होता है, एक तो जब होते हैं जब तापमान बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो वो डैमेज होती है। एक कब होता है, जब जनवरी महीने में शीत लहर चलती है, ठंडी हवा, उससे फ्रॉस्टिंग में मरते हैं पौधे। तो गर्मी में गर्म हवाओं से, लू से, और सर्दियों में फ्रॉस्ट से। तो ये दो नुकसान हमारी क्रॉप में होते हैं, क्योंकि ये तापमान में एकदम गिरावट होना। अब आजकल देखिए 5 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम है, पौधों को कम से कम नहीं तो 7-8 डिग्री टेम्परेचर तो चाहिए। उधर आपका 25 के करीब पहुंच रहा है टेम्परेचर। तो जहां पर टेम्परेचर आपका 10 के ऊपर होगा और 25 के 30 के पास होगा, सबसे बढ़िया ग्रोथ प्लांट की उस समय होती है। आपने बरसात में देखा होगा, बरसती है बारिश और पौधे खिल उठते हैं, उसमें क्या होता है, वो ह्यूमिडिटी का लेवल बड़ा होता है और ये जितनी भी एक्टिविटी है एकदम फास्ट कर देते हैं और उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलती है। ये ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम कंसंट्रेट डालेंगे तो सॉइल को स्टेलाइज भी कर सकते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम थोड़ी मात्रा में डालेंगे तो पौधे की हरियाली और ग्रोथ बढ़ जाती है। स्प्रे फॉर्म क्या रहेगा सर? उसमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करिए तो बहुत अच्छा होता है। 10% वाला 10% मार्केट में मिलता है। और सर ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये तो स्टेलाइजेशन है, उसका स्प्रे भी करना है। उसको थोड़ा 25 से 30 ग्राम मिलाना पड़ता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाँ, फिर उसको स्प्रे करना होता है। नहीं स्प्रे कुछ नहीं, उसको बस मिट्टी के साथ मिला दो, उससे बस स्टेरलाइज होता है। हाँ, उससे ऑक्सीजन वगैरह रिलीज नहीं होता है कुछ नहीं। दूसरा प्रोसेस आपका एक और होता है, जैसे हम फ्यूराडोन या कार्बोफ्यूरान बोलते हैं। कार्बोफ्यूरान 25 से 30 ग्राम जो है वो आपको 1 स्क्वायर मीटर में इस्तेमाल करना है, उससे क्या तो उससे भी आपका स्टेलाइज हो जाता है। अब जैसे आजकल आप देखते हैं निमेटोड की समस्या बहुत ज़्यादा आने लगी, और निमेटोड कहाँ पर सीमित था,
बहुत ज़्यादा, राजस्थान। वहाँ से लेके अब पूरे देश में ये फैल गया है। इसमें होता क्या है, आपकी फसल अच्छे से उगेगी, अच्छे से ऊपर आएगी ग्रोथ में, बढ़ेगी नहीं। और ग्रोथ में आके जैसे ही उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी या उससे पहले पौधा एकदम मरने लग जाएगा। आप जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक एक दिन देखेंगे, दूसरे दिन जाके देखेंगे पौधे मरे हुए हैं, फिर तीसरे दिन वो और मर जाएगा। इस तरह से वो डायरेक्ट अच्छे खासे पौधे मर जाते हैं। तो निमेटोड का सबसे बड़ा कारण है, इसको कार्बोफ्यूरॉन को सॉइल में मिलाएंगे तो निमेटोड मर जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को 25 से 30 ml पर लीटर के हिसाब से पर स्क्वायर मीटर 5 लीटर ऐसे डालेंगे आप, तो उससे भी गैसें निकलती हैं और वो पेनिट्रेट करती हैं और सॉइल को स्टरलाइज कर देती हैं। उससे भी निमेटोड मर जाता है। उससे सब कुछ मर जाता है, कोई बैक्टीरिया नहीं रहता। बैक्टीरिया भी नहीं रहता, निमेटोड भी नहीं रहता। फिर भी अगर आप कार्बोफ्यूरॉन डाल दें 25 से 30 ग्राम पर स्क्वायर मीटर और अच्छे से मिट्टी में मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा सर, अगर हम लोग जैसे आज कार्बोफ्यूरॉन यूज कर लिए, फिर मतलब एकदम मना का कोई चांस नहीं है निमेटोड का फिर उस जगह पर? ऐसा है, ये जो केमिकल है ना, हाँ एक सिवाय फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, हाँ। फॉर्मल्डिहाइड को आप स्प्रे करेंगे, उसको ढकना पड़ता है पॉलीथीन से टाइट, और उसको कम से कम नहीं तो 6-7 दिन उसको ऐसे ही रखना पड़ता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करते हैं आप कि वो डाला, थोड़ी देर ढका, 2 घंटे बाद आप उसमें सोइंग कर सकते हैं। तो ये बहुत कम उसमें जाने का वो है प्रोसीजर। दूसरा एक ये है, केमिकल से आप कार्बोफ्यूरॉन उससे क्रिस्टलाइज नहीं, वो तो हो गया, फिर मतलब उस जमीन पर फिर होगा ही नहीं एकदम, ऐसा है क्या? है। उस जमीन पर फिर निमेटोड हो नहीं सकता ऐसा? नहीं, ये तो फिर दूसरी उसमें से आ जाएगा। निमेटोड तो बहुत छोटा है, बैक्टीरिया से छोटा है, तो ये निमेटोड बनने में हर समय आपको हर साल अगर आप सॉइल टेस्ट कराएं तो सबसे पहले कोई भी क्रॉप लगाने से पहले सॉइल टेस्ट कराएं, पूरा सॉइल एनालिसिस, जिसमें कि हर एक चीज़ का दिया होता है, कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है और कितना इसमें कम है हमें डालना है, और इसमें निमेटोड है, निमेटोड का जो टेस्ट एक अलग से होता है, तो उससे निमेटोड भी पता लगता है। मतलब हर साल आपको एक बार यूज करना है। हाँ, देखिए जो व्यावसायिक तौर पर खेती करने लगे, मेरा कहना ये है कि एक बार फसल लगाने से पहले आप सॉइल टेस्ट करवा लीजिए, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें क्या चीज की कमी है। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनकी अधिकतर जो है कमी रहती है। किसी स्टेट में होता क्या है कि फास्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन सॉइल में कम होता है। जैसे आपके इस एरिया में जहाँ आप झारखंड से आए हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी ज़्यादा होती है और आपके यहाँ फास्फोरस, पोटास और बाकी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़े ठीक होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों की कमी होती है। ये जो हमारी सॉइल है, क्यों? हाँ, ये जो हमारी सॉइल है, लोमी सॉइल से बोलते हैं, लोमी, इसमें जो है करीब करीब हम लोग केमिकल इस्तेमाल करते आए, और जिस जमीन में लगातार 10 साल से 20 साल से आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक आप सड़ा हुआ खाद, जिसको बोलते हैं गोबर से बना हुआ, गोबर से बना हुआ सड़ा हुआ खाद आप उसमें डालिए, और 1 स्क्वायर मीटर में 5 किलो या 3 किलो के हिसाब से डालिए पूरी उसमें फील्ड में, और अच्छी तरह से उसको मिक्सअप होने दीजिए। और इसको आप महीने 2 महीने पहले ही डालें, क्योंकि होता क्या है कि जो सड़ी हुई खाद है
वो पूरा डिकम्पोज नहीं होती। खाद की पहचान ये है कि आपने बीच में मुट्ठी उसमें घुसाई और उसमें से खाद को मुट्ठी भर के निकाला और ऐसे आपने सूंघा। अगर उसमें मुस्क आती है इसका मतलब ये है कि खाद सड़ा नहीं है, डिकम्पोज नहीं हुई, उसमें मीथेन और अमोनिया ये हार्मफुल गैसेज होती है। वो उससे क्या होता है कि बजाय आपके पौधे को न्यूट्रिएंट मिलने के तो उसमें ये मीथेन और ये जो है पौधे को और बर्न कर देती है। तो खाद की लिए खास पहचान होनी चाहिए। कोई भी खाद बनाता है तो उसको अच्छे से देख के, कोई बिल्कुल मुश्क नहीं आ रही हो इसका मतलब ये पूरा खाद कर दिया जैसे वर्मी कंपोस्ट में होता है। बिल्कुल कंपोस्ट में भी आप ऐसे ही चेक करते। खाद को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसमें अंदर हाथ डालिए और ऐसे करके निकालिए मॉइस्चर और ऐसे पूरा खिल जाएगा आपके हाथ में, लिपटेगा नहीं। अगर लिपटेगा तो उसमें मीथेन है। आपने देखा है कि गोबर गैस प्लांट हम आजकल ज़्यादा बना रहे हैं कि गोबर जितना निकलता है उसमें डाल दिया और उसमें से क्या निकलता है, मीथेन निकलती है, अमोनिया निकलती है, उससे ही तो खाना बनता है। अब बताइए कि उसको सड़ने में कितना टाइम लगेगा जब आप उस स्लरी को जहाँ वो आप गोबर गैस प्लांट से कर रहे हैं उस स्लरी को आप लिए हैं जो बचा होता है